द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी कि आज लेक्चर नंबर 20 में हम दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एक है निगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो निगोशिएशन जो है वो थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक होगा, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि ये आपके लेवल पे ये न्यू टर्म हो, न्यू टर्मिनोलॉजी हो, आपने पहले इसके बारे में ना पढ़ा हो या आप बच्चों को कॉन्सेप्ट ना हो इस चीज़ का। सो दैट्स वे निगोशिएशन को हम ज़रा ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, इसके स्टाइल और इसकी टाइप्स को ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत ईजी है, ये तो बस फिंगरप्रिंट्स पे है, तो ये तो 2-4 मिनट का है, तो ये तो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सो बेटा लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर। हम बात करते हैं निगोशिएशन की। निगोशिएशन का बेसिकली मतलब होता है बातचीत करना, बहस करना, या इसको इंग्लिश में एक दूसरे जो वर्ड से बोला जाता है उसको बोला जाता है बारगेनिंग करना। ठीक है, अब बारगेनिंग जो है ये एक बिज़नेस की टर्मिनोलॉजी है। अब जब भी बारगेनिंग करते हैं ना, बारगेनिंग बोलने से ही आपको ऐसा लगता है कि बिज़नेस के लिहाज से ये बहस की बात हो रही है। निगोशिएशन जब आप करती हैं तो निगोशिएशन को आप लाइफ के किसी भी हिस्सा में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इसको ले सकते हैं, आप बिज़नेस लाइफ में भी इसको ले सकते हैं, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आप इस निगोशिएशन के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। लेकिन बारगेनिंग मीन्स कि आपने बिज़नेस के लिहाज से कुछ ना कुछ बहस करनी है। ठीक है, अब निगोशिएशन होता क्या है, मैं पहले आपको इसका एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि निगोशिएशन का मतलब होता है बहस करना, बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना। अब जैसे कि आप में से हर स्टूडेंट का हाँ मेरे ख्याल से तो हर एक बच्चे का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, क्योंकि आपने शॉपिंग्स भी की होंगी अपने लिए, या अपने अम्मा अब्बा के साथ जाके, या अपने बड़े बहन भाई के साथ जाके, या आपने ख़ुद पर्सनली भी की हुई होंगी, या अगर आप जॉब होल्डर हैं या बिज़नेस एंटिटी हैं या बिज़नेस से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होगा कि बारगेनिंग होती क्या चीज़ है, निगोशिएशन क्या चीज़ होती है। अब बेटा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ निगोशिएशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि लेट्स सपोज़ कि आप एक दुकान पे गए हैं और आपने उससे जो है वो 2-3 सूट परचेज़ किए हैं। ठीक है, यानी आप गए, आपने देखा, वो आपको पसंद आ गया और आपने कहा कि सर ये पैक कर दें आप हमारे लिए। ठीक है, अब जब पैकिंग हो गई, अब बात आई प्राइस सेटलमेंट की कि एक सूट कितने रुपए का वो सेल करेगा और आप कितने रुपए का परचेज़ करेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ऑलवेज़ ये रियलिटी है कि शॉपकीपर हमेशा आपको ज़्यादा प्राइस बताता है और आप जो है वो आप उसको कम प्राइस बता के उसको बारगेनिंग करने की कोशिश करते हैं। आप किसी एक फ़िक्स और एग्रीड जो प्राइस होती है, जो दोनों साइड्स के लिए एग्री हो, आप उस प्राइस पे आके जो है वो अपने डीलिंग को फ़ाइनल करते हैं। ठीक है, अगर डीलिंग फ़ाइनल ना हो, यानी कि निगोशिएशन सक्सेसफुल ना रहे, बातचीत सक्सेसफुल ना रहे, वो बहस करना सक्सेसफुल ना रहे, या बारगेनिंग करना सक्सेसफुल ना रहे, तो फिर आप क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि सर आप अपने कपड़े रखें, मैं चलता हूँ या मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई किस्म का एग्रीमेंट या किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं। इसको हम कहते हैं निगोशिएट करना, बारगेनिंग करना। ठीक है, इसी तरह से बिज़नेसेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो जब एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट को लेके, 2 प्रोजेक्ट्स को लेके, 3 प्रोजेक्ट्स को लेके, या नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स को लेके एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस से कॉन्ट्रैक्ट होना, दूसरे का तीसरे से कॉन्ट्रैक्ट होना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ़ाइनल करने से पहले प्रॉपर एक निगोशिएशन होती है। देखिए, उस निगोशिएशन में रूल्स, रेगुलेशंस, प्राइसेस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मतलब हर चीज़ को जो है वो डिस्कस किया जाता है, और वो नॉर्म्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस प्राइसेस जो हैं वो सेटल की जाती हैं, जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल होती हैं। ठीक है, जब जिस मुकाम पे जाके दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाएं, वहाँ पे जो है वो हमारी निगोशिएशन ख़त्म हो जाती है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट फ़ाइनल हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसको हम कहते हैं निगोशिएशन करना। ठीक है,
बिजनेस ओनर्स एबिलिटी, अब बिजनेस की एबिलिटी क्या है, ओनर की एबिलिटी क्या है, टू निगोशिएट स्किलफुली। अब बेटा ये सिर्फ बातचीत करना, हर बंदा बातचीत कर सकता है, लेकिन किसी की बातचीत इतनी इम्प्रेसिव होती है कि वो अपनी बात को मनवा लेता है, और किसी की बातचीत इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती कि वो अपनी बात को नहीं मनवा सकता। वो बेचारा वहीं पे बोलता रहता है, लड़ता रहता है, लेकिन उसकी बात, क्योंकि उसकी बात, वो स्किलफुल नहीं होता ना, उसको बार्गेनिंग करने का तरीका नहीं होता। अगर वो स्किलफुल हो तो वो शायद बहुत ज़्यादा निगोशिएट किए बगैर वो अपनी बात को मनवा ले। ठीक है, तो एनी हाउ, business owners ability to negotiate skillfully is important because typically, whether they realize it or not, they spend hours every week negotiating। ठीक है, हर बंदा जो है वो घंटों निगोशिएट करता है किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी बात पे। और अगर हम बिजनेसमैन की, चूँकि हमने यहाँ पे बिजनेस ओनर की एग्जांपल दी है, तो वो किसके साथ निगोशिएट करेगा? अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। सबॉर्डिनेट्स वो होंगे जो उसके मातहत हैं, उससे निचले लेवल पे हैं, लाइक मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सब लोग। वो सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करता है, यस, वो लेंडर्स के साथ निगोशिएट करता है, वो दूसरे लोगों के साथ निगोशिएट करता है जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वो चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ निगोशिएट करना, अपने पेरेंट्स के साथ निगोशिएट करना, अपने इन लॉज, अपने ससुराल वालों के साथ निगोशिएट करना, कार डीलर्स के साथ निगोशिएट करना, एंड अदर्स, और बहुत से बाकी दूसरे लोगों के साथ। अब देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि निगोशिएशन के कॉन्सेप्ट को आप बिजनेस टर्मिनोलॉजी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको कोड कर सकते हैं। तो अभी जब आपने ये एग्जांपल देखी हैं, सबॉर्डिनेट, सप्लायर, लेंडर, अदर्स, द चिल्ड्रन, पेरेंट्स, आप इसमें देखें कि इसमें बिजनेस के लिहाज से भी एग्जांपल्स हैं और आपकी पर्सनल लाइफ के से रिलेटेड भी जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो आपकी डीलिंग्स हैं, लाइक कार डीलिंग, आपने एक दफ़ा कार परचेज़ की, उस डीलर के साथ आपकी बहस हो गई, आपको निगोशिएट करना पड़ा। ये फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन इनमें भी आपको निगोशिएट करना पड़ता है। आप एक दफ़ा किसी दुकान पे जाते हैं, आपने बस अपने लिए सूट ख़रीदा, वहाँ से वापस आ गए, लेकिन उस एक सूट को ख़रीदने के लिए भी आपको एटलीस्ट उसके साथ निगोशिएट करना पड़ता है। सो निगोशिएशन इज़ द रियलिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब हुआ क्या कि अब निगोशिएशन बेसिकली होता क्या है कि डिसाइडिंग हाउ मच टू पे अ न्यू ऑफिस मैनेजर। अगर आपने नए मैनेजर को हायर किया तो ये डिसाइड करना कि वो कितनी सैलरी पे रहेगा और आप कितनी सैलरी से ऑफ़र करेंगे, इन सब चीज़ों को डिसाइड करना। और वेयर टू गो टू लॉन्च विद अ क्लाइंट, या फिर आपने किसी क्लाइंट के साथ अगर एग्रीमेंट करना है तो क्यों करना है, कहाँ पे करना है, इन सब चीज़ों को निगोशिएट करना भी किसका हिस्सा है? इन्वॉल्व्स निगोशिएशन का। द ऑफिस मैनेजर में चोज टू एक्सेप्ट लेस मनी इफ 100% ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स आर पेड, वाइल अ क्लाइंट में एग्री टू गो फॉर मैक्सिकन फूड इफ द चाइनीज फूड विल बी द चॉइस ऑन द नेक्स्ट ओकेजन। अच्छा बेटा, अब क्या है कि यहाँ पे अपनी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिहाज से आपको एग्जांपल दी गई है कि एक बंदा है जो कि अगर उसको हेल्थ के बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो शायद आपसे 100% वो जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, अगर आप उससे नीचे भी उसको जो है वो ऑफ़र करेंगे तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन समटाइम्स आप बहुत अच्छी अच्छी अमाउंट्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो उस पर एग्री नहीं हो पाते क्योंकि उनकी वो वैसे ही बहुत हायर डीलर्स को वो डील कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि मिजाज ऊंचा होना। तो चूंकि उनके मिजाज ऊंचे होते हैं इसलिए वो आपकी हायर जो ऑफ़र है वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली आपको उनके मुताबिक जाके ही ऑफ़र करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, इवन दो अ बिजनेस ओनर आर एक्सपीरियंस्ड निगोशिएटर, they may not be the skillful negotiator. Being a skillful negotiator requires the patience। अच्छा बेटा, अब ये जो नीचे तक ये जो पैराग्राफ है, ये बात उस बारे में हो रही है कि हम ये समझते हैं कि अगर किसी बंदे को तजुर्बा है तो वो अच्छी बातचीत कर सकता है, वो अच्छा निगोशिएट कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बंदे को बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, बस 1-1.5 साल का तजुर्बा है, लेकिन वो स्किलफुल है, ठीक है ना, वो स्किली पर्सन है, तो क्या होगा, वो कम टाइम पीरियड में भी क्या कर लेगा, अपनी बात को मनवा लेगा। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड लोग भी होते हैं जिनके पास स्किल नहीं होती है, सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, वो लॉन्ग ऑड्स के लिए भी निगोशिएट करते रहते हैं लेकिन बात फाइनल नहीं होती। तो वो कहते हैं कि आपको एक स्किलफुल निगोशिएटर होने के लिए आप में किन किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है? पेशेंस का,
अटेंटिवनेस का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना, अवेयरनेस का होना और पर्सनल निगोशिएशन स्टाइल। बेटा अब निगोशिएशन स्टाइल, अब बहुत से लोगों का, हर बंदा जो आप बातचीत करने का, आपको किसी भी दूसरे बंदे से आप बात करते हैं ना, तो उसके बात करने के स्टाइल से आपको पता चलता है कि यार ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ये फर्स्ट क्लास बंदा है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, आपको बात करने से पता चल जाएगा। ठीक है, इवन दो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मेरी टीचिंग लाइफ में, तो इवन दो कि मैं BBA सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पहले पढ़ाया नहीं हुआ, और मेरा कोई फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन नहीं है। मैं इसी सेमेस्टर में उनके साथ ऑनलाइन मेरी क्लासेस हुई हैं, लेकिन उन बच्चों में से भी अगर मुझे CR को कॉल करना पड़ता है, GR को कॉल करना पड़ता है, तो उनके बात करने के तरीके से आई हैव एन आइडिया कि यार ये बंदा किस तरह का है। ठीक है, तो बेटा वो आप अपने लेवल पे भी, आपको भी थोड़ा बहुत ज़िंदगी का तजर्बा हो जाता है हर इंसान को अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी एज के लिहाज से, कि अगले बंदे की ड्रेसिंग को देख के, बात करने के स्टाइल को देख के, उसके पोस्टर और जेस्टर्स को देख के जो है वो आसानी से आइडिया लगाया जा सकता है कि वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो आपका पर्सनल निगोशिएशन स्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इश्यूज़ को डील करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड डिटेल्स ऑफ द केस। और आप अगर जिस बारे में निगोशिएट कर रहे हैं, क्या उस बारे में, उस केस के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता भी है या नहीं है, बस एवं ही आप बोली जा रहे हैं। एज वेल एज द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अदर पार्टी, और जिस पार्टी के साथ आप निगोशिएट कर रहे हैं, क्या आपको उसके भी ऑब्जेक्टिव्स और ये सब चीज़ें पता हैं या नहीं। सो निगोशिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द नॉन वायोलेंट कम्युनिकेशन। बेटा अगर आप निगोशिएशन की जिस तरह से स्कॉलर्स इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं, वो कहते हैं कि निगोशिएट करें एक अच्छे तरीके में। पॉजिटिव निगोशिएशन जो है वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन निगोशिएशन में आप इखलाकियात से गिर जाएं, आप एटिकेट से गिर जाएं, आप करेक्टरलेस हो जाएं, ये बात जो है ये गलत है। दैट्स वाई इसके लिए नॉन वायोलेंट, वायोलेंस का मतलब होता है तशद्दुद करना। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल आपे से बाहर हो गए हैं, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहा ना, आपको ये भी नहीं पता मैं क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मैं किस ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, मैं किस रवैये में बात कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों से बालातर हो के अगर आप एक अच्छे वेल मैनर्ड तरीके से निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये उसका नाम है नॉन वायोलेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, between two or more parties who may have conflicting and common interest। बेटा या तो इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की कोई झगड़ा हो गया और उस पर बातचीत हो रही है, या कोई कॉमन इंटरेस्ट है और उसको अचीव करने के लिए उस पर बातचीत हो रही है। इन एन अटेम्प्ट, और बातचीत करने का, निगोशिएट करने की कोशिश सिर्फ क्या है कि टू रीच एन एग्रीमेंट, के हमें किसी फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंच जाए दैट मीट्स द गोल्स ऑफ बोथ ऑफ द पार्टी, जो दोनों पार्टीज़ के गोल्स को फिलअप करता हो, उसको मीट करता हो। ठीक है बेटा, ये है डेफिनेशन आपकी निगोशिएशन की। आ सिंपल टर्म, अगर आप सिंपल वर्ड्स में निगोशिएशन को एक्सप्लेन करेंगे तो निगोशिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग यू वांट। ठीक है, अगर आप स्किलफुल हैं तो आप थोड़ी सी निगोशिएशन करके भी उन सब चीज़ों को गेन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप स्किलफुल नहीं हैं तो आपको फिर मेहनत करना पड़ेगी, ऑर्ड्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सो बेटा ये था आपका कॉन्सेप्ट निगोशिएशन का। आगे जो है वो हम स्टाइल्स ऑफ निगोशिएशन डिस्कस करते हैं। यस बेटा, निगोशिएशन के जो हैं वो बेसिकली दो ही स्टाइल हैं विच आर वेरी इजी। निगोशिएशन स्टाइल्स जो हैं वो दो ही हैं, एक होते हैं हार्ड बार्गेनर्स और दूसरा होते हैं सॉफ्ट बार्गेनर्स। ठीक है, हार्ड बार्गेनर्स और सॉफ्ट, अब इनके नेम से ही मेंशन हो रहा है कि हार्ड बार्गेनर्स वो होंगे जो बस अपनी बात मनवाते हैं, उन्होंने अगले बंदे की सुननी नहीं होती, वो बस अपनी सुनाते हैं और अपनी जो वो समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, ये वो कैटेगरी है बार्गेनर्स की जो कि हार्ड बार्गेनर्स की कैटेगरी में आती है। लेकिन वो लोग जो फ्रेंडली होते हैं, अपनी इंटरेस्ट के साथ साथ उन्हें दूसरी पार्टी की इंटरेस्ट की भी फ़िक्र होती है, उसका भी लिहाज होता है, वो उन सब चीज़ों का भी ख्याल किया जाता है, एक आराम से बातचीत होती है, मैनर्ड वे में बातचीत होती है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट बार्गेनर्स। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, इनकी थोड़ी डिटेल को देख लेते हैं कि हार्ड बार्गेनर्स वांट टू बी विक्टोरियस। हार्ड बार्गेन जिस भी हाल में हो वो विक्ट्री हासिल करना चाहता है, वो कामयाब होना चाहता है, एंड आर विलिंग टू ज्यू पैराडाइज, और वो मतलब अगर उसका काम नहीं बन रहा ना तो वो इस बात पे बज़िद होता है कि वो ज्यू पैराडाइज की सिचुएशन क्रिएट कर दे। बेटा जियो पैराडाइज की कंडीशन ये होती है कि डू और डाई,
वो आपके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि या तो आप हमारी बात को मान लें, अगर नहीं माना तो आपको हैवी नुकसान जो है वो बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा इसको कहते हैं जियो पैराडाइज होना, यानी कि क्रिएटर ऑफ द हार्मफुल सिचुएशन, जो कि दूसरी पार्टी के लिए हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर दें, उसको कहते हैं जियो पैराडाइज होना। ठीक है, रिलेशनशिप्स टू अकम्प्लिश देयर गोल, सिर्फ अपने गोल को हासिल करने के लिए वो अपने रिलेशनशिप को जियो पैराडाइज वाली सिचुएशन पे ले जाते हैं, ऑफ विनिंग, सिर्फ जीतने के लिए। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं सॉफ्ट बारगेनर्स पे। तो जो हमारे सॉफ्ट बारगेनर्स हैं वो क्या होते हैं कि इन कंट्रास्ट टू द हार्ड बारगेनर्स, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द सॉफ्ट बारगेनर इज़ टू मेंटेन और इम्प्रूव द रिलेशनशिप। सॉरी बेटा, मैं माजरत चाहती हूँ। अच्छा जी, अब जो हार्ड बारगेनर होता है उसको रिलेशनशिप की फ़िक्र नहीं होती कि आया हमारा रिलेशनशिप बचता है नहीं बचता, उससे बस जीतना होता है, उसको विक्ट्री की टेंशन होती है कि मैं किसी तरह जीत जाऊं। ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट बार्गेनर्स होते हैं वो रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं बाय फाइंडिंग अ सल्यूशन, कोई ऐसा सल्यूशन ढूंढते हुए दैट अप्रेजेस ऑल पार्टीज़, जो कि उस बारगेनिंग में मौजूद तमाम पार्टीज़ को अप्रेज करे, तमाम पार्टीज़ की बातों को कंसीडर किया जाए, उनके इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट को कंसीडर किया जाए और फिर एक फ्रेंडली एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए जिस पे सब जो हैं वो एग्री करते हैं। तो बेटा ये थे हमारे पास स्टाइल्स ऑफ बारगेनिंग। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ प्रोसेस ऑफ बारगेनिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बारगेनिंग हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इनके जो हैं वो हम ये हेडिंग नेम्स ही जो है वो मैं आपको बोलूँगी, हेडिंग नेम से ही जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपने थोड़ी बहुत खुद से डिटेल, या ये आपके पास डिटेल्स ये मौजूद हैं, अगर आप लिखना चाहें देखना चाहें तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, निगोशिएशन प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है पुट द अदर साइड एट ईज़, कि निगोशिएशन का ये पहला रूल है कि जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, आप हमेशा उसके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें, उसके सामने आसान से आसान सिचुएशंस रखें जिनको एक्सेप्ट करना या जिनमें से किसी एक सिचुएशन को चूज़ करना उनके लिए आसान हो। ठीक है बेटा, आगे है बी अ गुड लिसनर। अच्छा निगोशिएटर होने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे लिसनर हों, ताकि आप अपना जो अपोजिट पार्टी है उसकी कोई भी ऐसी बात जो आपसे इग्नोर हो जाए या निगलेक्ट हो जाए और वो उसी बात को पकड़ के जो है वो खुद की साइड को स्ट्रोंग कर ले, इस चीज़ से बचने के लिए यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। ठीक है बेटा, अगला जो है वो पॉइंट हमारे पास ये आता है कि आल्टर योर निगोशिएशन स्टाइल इफ़ नेसेसरी। अगर आप निगोशिएशन करते चले आ रहे हैं, आपका 1-1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने ये खुद पर्सनली रियलाइज़ किया है, आपने ऑब्ज़र्व किया है, जाहिर सी बात है जब आप किसी एक काम को करते हैं तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जब आप पीछे देखते हैं तो आपको अपने काम में खुद ही मिस्टेक्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यार मैंने वो किया था, वो नहीं करना चाहिए था, ये काम हो गया, ये नहीं करना चाहिए था। तो आप जब खुद को इवेल्यूएट खुद करेंगे ना तो उसमें से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आपको ऑल्टर करना चाहिए। बेटा, ऑल्टर करने का मतलब है चेंज करना। ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसा एटीट्यूड, ऐसे जेस्चर्स, पोस्चर्स, ऐसा स्टाइल जो आपको लगता है कि यार ये मुझे चेंज करना चाहिए और मेरी फर्दर निगोशिएशन का ये हिस्सा नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, तो अगर आपको वो ज़रूरी लगती हैं तो आप उनको ज़रूर ऑल्टर करें, ज़रूर चेंज करें। ठीक है बेटा, आगे है सेपरेट पीपल फ्रॉम द इशू। ठीक है, अब आप निगोशिएटर हैं, अगर आप किसी इशू को, किसी कॉन्फ्लिक्ट को डील कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रोंग इनफ कि आप वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा लोगों तक ना लेके जाएं, आप बाकी लोगों को अपने इशू से सेपरेट रखें। ठीक है, आपका जिस पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जिस पार्टी के साथ झगड़ा चल रहा है, कोई डिस्प्यूट, कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, आप उसी के साथ अच्छे तरीके से निगोशिएट करके या तो अगर आपको लगता है कि यार मैं मज़ीद आगे इसके साथ नहीं चल सकता तो आप अपने रिलेशनशिप को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सेटल आउट हो रही हैं, फ्यूचर में हो जाएंगी, तो फिर उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है बेटा, आगे है अगला जो प्रोसेस है वो हेडिंग है वो है बी कॉन्फिडेंट एंड फर्म बट नॉट डिमांडिंग।
आपका जो मकसद है, आप जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं बार्गेनिंग के ज़रिए से, उसमें आप कॉन्फिडेंट रहें, आप फर्म का मतलब कि डिटर्मिन्ड रहना, मजबूत रहना, अपने पॉइंट के ऊपर जमे रहना, ठीक है। आप फर्म रहें, कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन डिमांडिंग ना बने, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कायदे आज़म की, कि जब कायदे आज़म ये पाकिस्तान बनाना चाहते थे तो उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने लड़ के ये पाकिस्तान नहीं बनाया, उन्होंने निगोशिएट करके बनाया, उन्होंने निगोशिएशन की, उन्होंने मीटिंग्स की, उन्होंने बातचीत की, और फिर बातचीत के ज़रिए से उन्होंने अपने अपने जो उनके पॉइंट्स थे, उन्होंने अपने अपने क्लेम्स को मनवाया, ठीक है। और मनवाते मनवाते अल्लाह ने उन्हें इतना सक्सेसफुल किया कि वो एक दिन अपने मकसद तक पहुंच गए, ठीक है। अगर वो सीधे डिमांड कर देते कि यार वी वांट अ सेपरेट नेशन, हमें एक अलग मुल्क चाहिए, तो शायद वो कभी भी ये ना कर पाते, ठीक है। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी फर्म। आपको डिटरमिन्ड रहना है अपने इरादों में, अपने मकसद में, बट यू शुड नॉट बी अ डिमांडिंग वन, ठीक है। आप अगले बंदे से डायरेक्टली डिमांड नहीं कर सकते। बी पेशेंट। अगली बात ये कि फिर आपको सब्र भी रखना पड़ेगा, टाइम लगता है चीज़ों को होने में। तो अगर टाइम लग रहा है तो इट डज़ंट मीन कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसले कर लें। यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका नेगोशिएशन का, ठीक है। अगला क्या है, आस्क क्वेश्चंस। प्रोसेस का अगला हिस्सा क्या है कि आप क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ के जो है वो अगले बंदे को जो है वो उसके बारे में जानना चाहें आप। लाइक जैसे यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है कि यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर साइड बाय आस्किंग। अगर आपको दूसरी साइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं ये उनसे क्वेश्चनिंग करते हुए कि व्हाट डिड यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट योर लास्ट जॉब, इंस्टेड ऑफ डिड यू लाइक योर लास्ट जॉब। यानी कि वो कहते हैं कि आप बजाय इस उनसे डायरेक्टली ये पूछें कि आपको अपनी प्रीवियस जॉब पसंद थी या नहीं, आप उनसे इस तरह से भी पूछ सकते थे कि आपको अपनी प्रीवियस जॉब में क्या अच्छा लगता था और क्या बुरा लगता था। आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को करेंगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन करेंगे कि डिड यू लाइक योर पास्ट जॉब, तो शायद वो आपको इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो आंसर ना कर पाए, ठीक है। और हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल। आप अपने मैनेजमेंट स्टाइल को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे इन प्लेस ऑफ कि हाउ वुड यू इन प्लेस ऑफ डू यू लीड बाय कॉन्सेंसस, ठीक है। अब देखें कि ये आपको एक एक क्वेश्चन को दो तरह से दिया गया है। क्वेश्चन एक ही है लेकिन अपनी वर्डिंग से, अपने स्टाइल से आप अपनी गोल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। टेंड टू बिगिन विद हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, डिस्क्राइब अ टाइम, व्हेन, प्लीज़ एक्सप्लेन। यानी कि वो कहते हैं कि आप डायरेक्टली अगर उनसे व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, व्हेन, जब आप इन वर्ड्स के साथ बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने गोल तक ना पहुंच सकें, बजाय इसके कि आप उनके साथ प्लीज़ एक्सप्लेन का वर्ड यूज़ करें, प्लीज़ टेल मी का वर्ड यूज़ करें। आप अगर उनको फ्री हैंड देंगे, फ्रेंडली हैंड देंगे, तो आप अच्छे तरीके से दूसरी पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू वॉक अवे। यानी कि आप अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आ गई है आपकी निगोशिएशन में, या आपकी निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो इट डज़ नॉट मीन कि आप चीज़ों को छोड़ के वहीं पे भाग जाएं, ठीक है। नहीं, आपको डरना नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट। आप पेशेंस रख के आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन भागे ना अपने मकसद से, अपने पॉइंट से आप भागे ना, ठीक है। अपने स्टाइल को चेंज करें, तरीक़ाकार को चेंज कर लें, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बेटा ये था आपका प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन। सारा आपका निगोशिएशन का हमारा ख़त्म हो गया है टॉपिक आज का। अब जो पीछे टॉपिक बचता है वो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है। तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक बहुत ईजी है आपका। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे पास। तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट रेज हो जाना, झगड़ा हो जाना। और चूंकि हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हम बिज़नेस के लोग हैं, दैट्स वाई हम बिज़नेस के लिहाज से ही बात करेंगे। नॉर्मल लाइफ में तो झगड़े होते ही रहते हैं और हर बंदे को पता है कि किसी का किसी बात की वजह से झगड़ा, किसी का किसी इशू की वजह से झगड़ा, तो वो हमें एक पेट रीजंस पता होती हैं, ठीक है। लेकिन वर्क प्लेस पे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे झगड़े होते हैं तो वो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि एक एम्प्लॉय का दूसरे इंटरेस्ट होता है कि आपके अपने
लेट्स सपोज़ कि मैम मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, दिलचस्पी होना, ठीक है। अगर आप उर्दू में इसको एक्सप्लेन करें ना तो दिलचस्पी होना। अब जाहिर सी बात है एक जगह पे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उन 100 लोगों की इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उन डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ एक जगह रह के काम करना वो जो है वो आपके लिए जो है वो इतना इजी नहीं होता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, या मैनेजमेंट और ऑन अपर अथॉरिटी के बीच में, या मैनेजमेंट और लोअर अथॉरिटी के बीच में जो है वो डिस्प्यूट रेज हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस आ जाता है उनके रिलेशनशिप में, जिनको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, या इनका दूसरा नाम, इनको अगर बिजनेस की टर्म में लिया जाए तो इनको हम एजेंसी प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम्स यानी कि बिजनेस की प्रॉब्लम्स जो कि झगड़े वगैरह से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो बेटा अब हमारी है टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। टास्क कन्फ्लिक्ट, काम करने का, कोई बंदा किसी तरह से काम करना चाह रहा है, कोई बंदा किसी तरह से काम करना चाह रहा है, लेकिन यानी हाँ काम एक ही है और करना उसी को है। तो जब इस तरह से टास्क कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो भी आपके लिए एक टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, समटाइम्स लाइकनेस और डिसलाइकनेस, हम हमारा डायरेक्टली बाहर तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हम उससे रिलेशनशिप रखना नहीं चाह रहे होते। और अगर कहीं हमारा कोई आमना सामना किसी प्रोजेक्ट के लिहाज से, किसी असाइनमेंट के लिहाज से हो जाए तो फिर वो जाहिर सी बात है फिर हम में कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाते हैं हमारी रिलेशनशिप्स में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होना, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होना। अब हर बंदे की मैंटेलिटी अपनी है, हर बंदा एक डिफरेंट क्लास से बिलोंग कर रहा होता है, और चूंकि हर बंदा एक डिफरेंट क्लास से बिलोंग कर रहा है इस वजह से उसकी जो है वो वैल्यूज़ और बिलीव्स और वो सब चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो कोई बंदा किन चीज़ों को वैल्यू करता है, कोई बंदा किन ही चीज़ों को वैल्यू करता है। तो जब डिफरेंट वैल्यू देने वाले लोग जो है वो एक जगह पे मिलकर उनको एक साथ काम करना पड़ता है तो वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाता है। कोई बंदा किसी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा होता है, कोई दूसरा बंदा किसी दूसरी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा होता है, ठीक है। तो फिर इस किस्म के इश्यूज़ जब आ जाते हैं तो वो हमारी टाइप बन जाती है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट की। और बेटा सबसे लास्ट इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किसी की दिलचस्पी कुछ और है, किसी की दिलचस्पी कुछ और है। अब लेट्स सपोज़ कि कोई एम्प्लॉई ये चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी से प्रमोट हो जाऊँ और मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, तो उसका इंटरेस्ट क्या है कि यार बस मैंने अपनी सैलरी को बढ़ाना है। लेकिन जो सैलरी बढ़ाने वाली मैनेजमेंट है, जो सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, वो ये चाहते हैं कि ये बंदा ज़रा धीरे स्लोली जो है ये सीखे काम को, फिर ये एक प्रमोशन लेवल तक पहुँचे। तो उनके इंटरेस्ट कुछ और हैं। तो जब इस किस्म की इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको भी हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बेटा ये इंटरनल लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल पे इवन आपके सप्लायर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, लेंडर्स के साथ, बाकी दूसरी कंपनीज़ के साथ, दूसरे बिजनेसेस के साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। सो बेटा ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ख़त्म हो गया सिलेबस। और अल्लाह का शुक्र है कि एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझे ये हिम्मत दी, मुझे इतना अता किया कि मैं ये ज़िम्मेदारी अपनी पूरी कर सकी। और आप स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी दुआ है कि आप बच्चे भी इस ज़िम्मेदारी को अपने फ़ाइनल पेपर्स में अच्छे से जो है वो अदा कर सकें हों। बेटा मैं अगेन रिपीट करती चलूँ कि किसी को कोई भी क्यूरी है किसी भी लिहाज से तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।